नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में आज पहले दौर का चुनाव है, वोटिंग है। मताधिकार, वोट देना, अपने पसंद की सरकार चुनना एक तरह से लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। लेकिन आज बंगाल में वोटिंग के पहले दिन लोकतंत्र का एक काला अध्याय भी लिखा जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के सौजन्य से, चुनाव आयोग की मेहरबानी से लाखों लोग आज अपने मताधिकार से वंचित होंगे। वो लोग जिनके पास सारे जरूरी दस्तावेज होंगे, जिनकी पीढ़ियों ने वोट दिया होगा, जिनके पास वो तमाम जरूरी कागज होंगे जो उन्हें भारतीय होने के सबूत के तौर पर उनके साथ होंगे, उनके पास होंगे, लेकिन वो आज वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की और जिस तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, तार्किक विसंगति के नाम पर 27 लाख लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर किया, उसके बाद आज लाखों लोग मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज के अखबारों की हेडलाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन। ये हेडलाइन कहती है कि 27 लाख लोगों को तार्किक विसंगति के नाम से या तार्किक विसंगति के आधार पर मताधिकार से वंचित किया गया है और ये लाखों लोग भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपना नाम जुड़वाने के लिए। और जो ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई है उसमें 650 लोगों की सुनवाई हुई, 139 नाम, सिर्फ 139 नाम जुड़े हैं जो वोट दे पाएंगे, यानी लाखों लोग आज वंचित होंगे और उसके बाद दूसरे दौर में। क्या मतलब है इसका और इसमें कौन लोग हैं? और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर के नाम पर, मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर जो गुनाह किया है, उस गुनाह का खामियाजा वोटर क्यों भुगते? इसको समझने के लिए खास मेहमान है हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, जो चुनाव, मतदान, मताधिकार इन सब से जुड़े मामलों पर बहुत सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिछली बार भी याचिका डाली थी, लगातार मुखर रहते हैं। योगेंद्र जी, आज की अखबार की हेडलाइन जब मैंने देखी है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की, एक्सप्रेस की, पढ़कर थोड़ा चिंतित हुआ कि 27 लाख लोग वंचित हैं, 650 की सुनवाई होती है, 139 नाम क्लियर होते हैं। इसका मतलब आज लाखों लोग होंगे जिनके पास सारे दस्तावेज होंगे, कागज होगा, डॉक्यूमेंट होगा, पीढ़ियों ने वोट दिया होगा, पासपोर्ट होगा, सब कुछ होगा और वो वोट नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अजीत भाई। और ये बहुत दुखद दिन है भारतीय लोकतंत्र के लिए। मैं यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चूंकि हमारे तमाम दर्शकों को लगता होगा अरे भाई वोट तो कटे थे बिहार में भी, देखो ना 65 लाख बिहार में कटे थे, वो उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ से ज्यादा कट गए हैं, इत्यादि इत्यादि। तो मतलब बंगाल में ऐसा क्या विशेष है, 27 लाख ही तो हैं। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, बंगाल के ये 27 लाख क्यों अनूठे हैं और क्यों हर भारतीय को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। बाकी राज्यों में जो वोट कटे हैं गलत कटे हैं, लेकिन वो इस नाम पर कटे हैं कि भाई वो व्यक्ति डेड था, एब्सेंट था, डुप्लीकेट था, या कि वो शिफ्ट कर गया था। हुआ नहीं हुआ इस पे संदेह था, हमने इसके बारे में कॉन्टेस्ट किया, लेकिन सरकार का कहना था कि भाई व्यक्ति तो है ही नहीं, गांव में रहता नहीं है, मर गया है, बाहर निकल गया, इत्यादि इत्यादि। उस नाम के बंगाल में भी 58 लाख वोट कटे हैं, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इन 58 लाख के अलावा बंगाल में 27 लाख ऐसे लोगों के नाम कटे हैं जो थे, जिन्होंने अर्जी दी थी कि भाई मेरा नाम, एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, भरने के बाद उनको नोटिस आया था, नोटिस का जवाब देने के लिए वो लोग पहुंचे थे। जो हियरिंग में नहीं पहुंचे उनको तो बात ही अभी हम नहीं कर रहे हैं। जो हियरिंग में पहुंचे, अपना दस्तावेज लेके पहुंचे, जिन्होंने अपने तमाम तरह के दस्तावेज दिखाए और जिसके बाद उनका नाम कुछ जजों द्वारा, एक बनाई गई बॉडी के द्वारा काट दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं, आज सुबह से आप देख रहे होंगे एक नाम दिखाइए जरा कुछ, कितने, जैसे योगेंद्र जी, सिर्फ दर्शकों को समझ में आए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हम आप जैसे लोग खामखा बवाल करते हैं। जिनके नाम कटे स्क्रीन पर, सुप्रबुद्ध सेन है, 88 साल उम्र है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से रिटायर किया इन्होंने, और नंदलाल बोस के नाती हैं, मशहूर चित्रकार जिनका रेखांकन संविधान में भी है। दीपा सेन उनकी पत्नी, 83 साल की, उनका नाम कटा।
इसके अलावा स्क्रीन पर दूसरे कुछ नाम सिर्फ दर्शकों को समझ में आने के लिए। मोहम्मद शमीम अख्तर, रिटायर्ड विंग कमांडर, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर, उनके नाम कटे। मोहम्मद दाऊद अली, भारतीय सेना में फौजी, कारगिल युद्ध के वॉरियर, घायल, उनके नाम कटे। उसी तरह से फिरोजा बीबी मंडल 1989 से वोट देती रही, उनके नाम कटे क्योंकि फिरोजा के नाम के स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम थी। वैसे एक नाम कटा था मेहताब शेख, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और हैं और सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो ये ऐसे नाम हैं, लोगों को समझ में आना चाहिए, बोनाफाइड नाम है जिनके नाम कटने की कोई वजह होनी नहीं चाहिए। बाकायदा अजीत भाई, मैं बंगाल में था, मैंने न जाने कितनी एप्लीकेशंस देखी और देख के रोना आ रहा था। आपने बताया नाम के स्पेलिंग, एक सज्जन ने अपने पिताजी का नाम इफ्तिकारुल लिखा, इफ्तिकारुल मतलब उसमें KH आता है, और एक दूसरी आज से 25 साल पहले की वोटर लिस्ट में उनके पिताजी का नाम इफ्तेखारुल, यानी कि क और अच के बीच में एक स्पेस आ गया था। केवल इस आधार पे उस व्यक्ति का नाम काट दिया गया। उस व्यक्ति के पास आधार है, चुनाव आयोग का कार्ड है, पैन कार्ड है और पासपोर्ट है, उस व्यक्ति का नाम काट दिया गया क्योंकि उसके पिताजी के नाम के बीच में K और H के बीच में एक स्पेस किसी टाइपिस्ट ने डाल दिया था। इन कारणों से तो ये 27 लाख लोग हैं जिनका नाम काटा गया है। आपने चुनाव आयोग का नाम लिया, जाहिर है कि चुनाव आयोग ने की है सारी गड़बड़, और चुनाव आयोग के बारे में तो जो कहा जाए कम है। मतलब सच बात यह है, शर्म आती है अब तो उस संस्था का नाम सुन के। मगर एक बात और जोड़नी चाहिए और तमाम जोखिम लेके जोड़नी चाहिए, वो ये कि इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लगी हुई है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चुनाव आयोग तो सीधे सीधे बीजेपी के हेडक्वार्टर पे चल रहा है, उसका कोर्ट के बारे में हम ऐसी बात कतई नहीं कह सकते। मगर कोर्ट को जहां रोकना चाहिए था वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभूतपूर्व फैसले दिए जिनके वजह से 27 लाख की समस्या आई। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के पास गया ये कहते हुए कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इतने केसेस में आई है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हर राज्य में आइडेंटिफाई हुई थी। मध्य प्रदेश में 3 करोड़ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई हुई थी। मुश्किल से 1 लाख नाम नहीं कटे उसके आधार पे वहां पे, है ना। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी गुजरात में पूरे हर प्रदेश में हुई, लेकिन बाकी सब में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को रफा दफा कर दिया गया। बंगाल में 60 लाख नामों को विवादास्पद बताया गया, और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे ये तो बड़ा गहरा विवाद है, हमें एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, हम बाहर के राज्यों से जजों को बुलाते हैं, वो जज फैसला करेंगे। अच्छा भाई ठीक है, जज हैं, कितने समय में पहली बात जज किस केस का फैसला करेंगे? इन 1 करोड़ 33 लाख जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, उनमें से पता नहीं कैसे और किसने केवल 60 लाख को चुन लिया, बाकी 73 लाख को क्लियर कर दिया, और बाद में पता लगा वो 60 लाख में से अधिकांश 2/3 नाम मुसलमानों के थे। तो पहला तो ये चक्कर हुआ, तो जज के सामने फाइल ही केवल ये 60 लाख जाएंगी, बाकी फाइल गई ही नहीं। बाद में हम जजों को दोष देते हैं, जज तो वही देखेंगे ना जो फाइल उसके सामने आएगी। और दूसरा क्या हुआ, जजेस से कहा गया कि आप 700 जजों से 35 दिन में 60 लाख केस का फैसला करने को कहा गया। गणित किया हमने बैठ के, अगर जज साहब 10 घंटा भी काम कर रहे थे, मान लीजिए बहुत अच्छे होंगे, लंच और ब्रेकफास्ट छोड़ के, चाय कॉफी छोड़ के 10 घंटा सचमुच काम कर रहे थे, तब भी वो हर घंटे में कम से कम 25 केस कर रहे थे। अब एक व्यक्ति, अब उसके अंदर आपके इस मेहताब शेख का नाम आ गया होगा, उसमें फिरोजा बीबी मंडल का नाम आ गया होगा। अब आप एक केस 2.5 मिनट में कर रहे हैं, 1 घंटे में 25 केस कर रहे हैं। अब उसने दिया होगा कोई कारगिल, मेरी बला से क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे में केस डिसाइड हुए हैं, और मैंने तो ऐसे केसेस देखे जिनके रिजेक्ट होने की कोई संभावना नहीं हो सकती। 2 मिनट किसी को समझाया जाए कि भैया ये स्थिति है, हो ही नहीं सकता है, और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी। अब आखिर में जाके सुप्रीम कोर्ट को समझ आया कि ये तो मामला बड़ा गलत हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नहीं, आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अपील कहाँ करेंगे? अपीलेट ट्राइब्यूनल बना। ट्राइब्यूनल कब काम करेगा? ट्राइब्यूनल काम ही नहीं कर रहा। आप चले जाइए वहां पे, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं, और अखबारों में खबर है सैकड़ों लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और उसका दरवाजा बंद है। आप जा ही नहीं सकते उस ट्राइब्यूनल में, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुकी हैं, कह रहे हैं 34 लाख उनको मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि 27 लाख लोगों का नाम कटा तो 34 लाख कैसे आ गई एप्लीकेशन।
दो तरह की अपील आई है। एक तो इन 27 लाख में से अधिकांश लोगों ने अर्जी दी है कि भाई मेरा नाम वापस डालिए इसके अंदर। अब सोचिए कितनी वकील, कितनी मशक्कत, कितने लोगों का वक्त बर्बाद हो रहा है। और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये जो 33 लाख लोग जिनको आपने स्वीकार कर लिया, उसके विरुद्ध भी चुनाव आयोग ने भी कईयों में अपील की है। तो 34 लाख अपील हैं, 19 ट्राइब्यूनल हैं, बैठ के इस पे चर्चा हो रही है, महीनों लगेंगे इसमें। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्नेह से, बड़ी मासूमियत से आश्वासन देता है, आप चिंता ना करें, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में चले जाइए। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अब तक कितने फैसले दिए हैं? अब तक, कल शाम की खबर आई, आज पोलिंग हो रही है, कल शाम को बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि ट्राइब्यूनल ने अब तक 657 केस का फैसला कर दिया है। 34 लाख में से 657 केस का फैसला किया है। 139 को कह दिया है कि हाँ तुम कल वोट जाके डाल सकते हो। बताइए, मत मान बताइए लीजिए कुछ त्रासद आंकड़ा, ये त्रासद है, मतलब त्रासदी है ये जी, मतदाताओं के तो अधिकार। लोकतंत्र। अच्छा, और ये भी आप मत मान लीजिए कि जो बाकी बच गए कोई 500, उनका रिजेक्ट हुआ है ना। ये मैं इसी को फॉलो कर रहा था आज सुबह से, पता लगा कि शायद इन 650 में से, अभी जांच कर रहे हैं, बंगाल में एक बहुत अच्छी संस्थान है सबर इंस्टीट्यूट, जो कि एक एक आंकड़ा, चुनाव आयोग हर आंकड़े को छुपा रहा है, वो हर आंकड़े को सार्वजनिक कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि इन 139 जिनका नाम लिस्ट में से, जिनको स्वीकार कर लिया अपील के, भाई आपका ठीक है, गलती हुई थी, आपका नाम होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या बाकी 400 ने झूठी अपील की थी? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तक 486 केस ऐसे मिले हैं जिनका ट्राइब्यूनल ने कहा कि हमने ध्यान से देखा है, आपका लिस्ट में नाम वहां नहीं है जहां आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक दूसरी जगह लिस्ट में नाम है, तो उनका भी स्वीकार किया गया है। मतलब कि खारिज तो शायद, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा बाकी है, खारिज तो शायद ही किसी की अपील अब तक हो रही है। जो अपील कर रहा है उसकी अपील स्वीकार हो रही है, जिसका मतलब है कि पहले जो हुआ था वो घोर अन्याय हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के साथ ये मजाक हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये त्रासदी है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने तो एक बार ये भी कह दिया था, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो आप अगली बार वोट डाल लेना। ये स्थिति हो रही है इस वक्त बंगाल अब में, और इसमें बहुत इसलिए अहम है, देश के हर बहुत नागरिक को चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल चिंतित होना चाहिए। और देखिए, एक वोट भी इतना अहमियत रखता है कि मुझे आज भी याद है, शायद 2013 का चुनाव था, सीपी जोशी एक वोट से हार गए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तब दावेदार हुआ करते थे। एब्सोल्यूट, बिल्कुल, एक एक वोट से वोट से हारे थे। सीपी जोशी, और उस दिन की सबसे बड़ी खबर यह थी कि सीपी जोशी हार गए। तो एक वोट जहां मायने रखता है, वहां अगर 27 लाख मतदाता वोट नहीं दे पा रहे, चाहे इधर के हों, उधर के हों, जो हो पता नहीं। अब जो हम बात आपने कही, मैं इसको थोड़ा और सरलीकरण के लिए, कि जो डेटा है कि 27 लाख में से 650 की सुनवाई हुई, स्क्रीन पर ग्राफिक दिखे, और इसमें 139 नाम क्लियर हुए। हम कह रहे हैं चलो मान लो कि आप 650 में सबकी सुनवाई कर ली, 139, तो भी 21% तो ये नंबर होता है, हालांकि ये नंबर ज्यादा होगा। मतलब अगर 21% भी लेते हैं तो 8 लाख लोग तो एकदम क्लियरली औसतन अगर निकालते हैं तो वाजिब लोग हैं। और जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से देखें तो 50-60% ऐसे लोग होंगे जिनके पास सारे कागजात होंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट होगा, पासपोर्ट होगा। और जिनका नाम हमने बताया, नंदलाल बोस के नाती, वो तो नौकरी कर चुके हैं, रिटायर हो गए दामोदर वैली से, कोई एयरफोर्स में रहा, कोई भारतीय सेना में रहा, और ये सब धक्के खा रहा है। और उसके बाद यहाँ बेशर्मी से चुनाव आयोग बैठा हुआ है, और उसके बाद पूरी बीजेपी की मशीनरी डिफेंड कर रही है, और आज इनका दिन निकल गया, वोटिंग का दिन। यही कड़वा सच है। और ये आप तो कह रहे हैं 21%, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो आंशिक आंकड़े हैं उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि कम से कम चलिए 21 तो होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आंकड़े आएंगे, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, और वीडियो भी इसका रहेगा। ये देखिए, ये आंकड़ा कम से कम 60-70% पहुंचेगा, यानी कि जिन लोगों का नाम कटा है 27 लाख, इनमें से कम 60-70% का नाम दोबारा जुड़ेगा। लेकिन कब जुड़ेगा? जब चुनाव निकल चुका होगा। चुनाव के 3 महीने बाद बताया जाएगा, आप वोट दे सकते हैं। चुनाव निकल गया, सब कुछ हो गया, जिसने खेल खेलना था खेल गया, सब काम चौपट हो गया। ये हो रहा है इस वक्त, और ये बहुत बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है।
मैं आखिरी सवाल, चूंकि आप बाहर हैं योगेश जी, मुझे हैरानी सुप्रीम कोर्ट के रुख पर है। आप तो पिछली बार आपने खुद दलील दी थी एसआईआर के मुद्दे पर कि जब ये एक महीने से लगातार ऐसी खबरें तमाम वेबसाइट के जरिए तमाम नाम आ रहे हैं जो सरकारी पदों पर रहे लोग या जिनके पिताजी वोट देते रहे, जो 2002 की लिस्ट में रहे, ये तमाम लोगों के पास कागजात थे और उसके बाद भी उनका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में काट दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता हो गया, हेडलाइन छप रही है एक्सप्रेस और हिंदू जैसे अखबारों में। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आंख मूंद ली कि आज वोट के अधिकार से वंचित लाखों लोग रह गए? ये बात जैसे मैंने कहा जोखिम लेके कहनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की तो खैर मैं नियत पे शक करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की नियत पे शक नहीं करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं अनेक गलतियां की हैं इस केस के अंदर। पता नहीं क्यों, जबकि सीधी चीज है, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं, इसका फैसला ईआरओ करता है जो कि एसडीएम होता है। और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप डीएम के यहाँ अपील करते हैं, और उससे संतुष्ट नहीं है तो आप सीईओ के पास अपील करते हैं। ये सारा काम 2 महीने में हो सकता था, लेकिन आज से 2.5 महीना पहले चुनाव आयोग के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने एक विचित्र व्यवस्था दी कि ईआरओ ने जो कुछ फैसला किया है वो नहीं है, उसके ऊपर हम जज बैठाएंगे। इसका कहीं कानून में कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी असाधारण ताकत, जो संविधान की धारा 142 में उसको है कि न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये असाधारण और मेरे विचार से तर्क विहीन व्यवस्था बनाई कि जज लोग बैठेंगे और बाहर के राज्यों से जज बुलाएंगे, 700 लोगों को हम करेंगे और वो जो डिस्प्यूट के केस हैं उसका फैसला कर लेंगे। शायद जज साहिबा ने अंदाजा नहीं किया था, उस वक्त उनकी नजर में था कि 2-5 लाख डिस्प्यूटेड केस होंगे। पता लगा 60 लाख डिस्प्यूट, और जैसे ही ये घोषणा हुई चुनाव आयोग ने डिस्प्यूटेड वोट्स केसेस की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। 60 लाख केस। मेरे ख्याल में जज साहब ने कभी बैठ के गणित भी नहीं किया होगा कि भैया कैसे इंसान कर सकते हैं। शुरू में तो केवल 250 लोग थे जो कि फैसला कर रहे थे। दूसरा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि ये 60 लाख डिस्प्यूटेड केस कौन से हैं, कौन तय कर रहा है। 1,33,00,000 लोगों को नोटिस मिला लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का, जिसमें अमर्त्य सेन भी शामिल थे। 73 लाख को छोड़ दिया गया, 60 लाख को कहा गया कि आपका नाम अस्वीकार किया जाता है, आपका नाम एडजुडिकेशन में जाएगा। ये फैसला किसने किया? आज तक मैं बार बार पूछ रहा हूं, कहीं पता नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट का काम था तय करवाना कि ये काम कायदे से। ऐसा क्यों है कि नंदीग्राम, जहां की 25% मुसलमान हैं, जिनका नाम एडजुडिकेशन में गया, वो 95% मुसलमान थे? ये क्यों हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे ये चीजें हो रही थी। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी बनती थी कि ठीक है, आपने 700 जज बैठाए हैं, आप प्रक्रिया तो बना दीजिए कि भैया ऐसे करेंगे, फला चीज देखेंगे, फला चीज नहीं देखेंगे। अब ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा था, लोग जा रहे थे अपने ईआरओ के पास देखने, हियरिंग पे कि साहब मेरे पास तो पासपोर्ट भी है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, और उनको बताया जा रहा था ये सब डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं, तुम ऐसा करो, तुम अपना पैन कार्ड दे दो, तो उसके पास पासपोर्ट है। और वो खाली जो उसके पास, और ये जो जजेस ने जो किया, 60 लाख केस 35 दिन में जो रिकॉर्ड होगा, उनके पास केवल वो ना किसी व्यक्ति से मिल रहे थे, ना पूरी फाइल देख रहे थे, उनके पास कंप्यूटर के अंदर एक फाइल आ रही थी, उसको देख के वो क्लिक यस नो कर रहे थे। ये क्यों हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का काम था ये करना कि ऐसा ना हो। और तीसरा, आपने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाते गए बिना ये सोचे कि भाई चुनाव सर पे आ चुका है, और अंत में कह दिया कि जो 2 दिन पहले तक भी जिसका नाम आएगा वो वोट दे सकता है। तो 2 दिन पहले लीजिए, 2 दिन पहले नाम आया, 139 दे सकते हैं। 15, 17, 18 लाख, 27 में 15, 17 लाख होंगे वोटर, लीजिए। देखने में उदारता लगती है, ये बिल्कुल अर्थहीन है, क्योंकि 9 अप्रैल को वास्तव में वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी थी। उसके बाद, और मैंने तो कहा था 9 अप्रैल को ही मैंने कहा था, देखिए तमाशा होगा, 27 लाख का नाम कट जाएगा और उसके बाद 27 या 2700 का नाम जुड़ जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि अब तालियां पीटो इसके ऊपर तुम। ये बिल्कुल मतलब क्रूर व्यंग, क्रूर मजाक है इस वक्त। और दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले, जिन फैसलों पे सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा सजग होना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेटिव काम सुप्रीम कोर्ट के काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि ईआरओ का फैसला होगा, ईआरओ के बाद डीओ के पास जाएगा, उसके बाद सीईओ के पास जाएगा, और आपको दिक्कत है उसके बाद आप हाईकोर्ट जाइए।
ये सारी चीज 2 महीने में निपट सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की, और अगर अंत में कुछ नहीं था तो भाई वकील लोग, कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे कि चलिए इन 27 लाख को इस बार तो वोट देने दीजिए, जिनकी अपील इस वक्त है उनको फिलहाल तो वोट देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, इनका फैसला होने दीजिए। फैसला कब होगा भगवान जाने कब होगा, जब चुनाव हो जाएगा। मजाक है। जब जब जैसे बाकायदा देख लो आज ही जिन इलाकों में नंदीग्राम का आपने जिक्र किया, नंदीग्राम में जो वोट कटे उसमें 90% ज्यादा मुस्लिम है। वैसे मुर्शिदाबाद, उत्तर परगना, मालदा, दक्षिण परगना, नदिया, इन सब में जो वोट कटे हैं 4 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, इसमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, 70-80% वाले, और ज्यादातर मुस्लिम है। तो ये सब खेल हो जाएगा। और अब चूंकि आपने और हमने बहुत हल्ला कर दिया है आज, तो अब देखिए अगले 5 दिन में बड़ी मुस्तैदी हो जाएगी। अब 139 नहीं, अब आपको 2000 केस मिल जाएंगे। मगर कहाँ 27 लाख, कहाँ 2700? आप क्या मजाक कर रहे हैं? मतलब 1% का भी फैसला नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं इन 27 लाख में, क्योंकि अब अगला फेज आने वाला है और अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा परेशान भी होगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त सा हिदायत भी दे देगा। आप जो मर्जी सख्त हिदायत दे लीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसान को तो नहीं बदल सकता ना। 5 दिन में अगर भगवान भी बैठ जाए तो 27 लाख केसेस का फैसला नहीं कर सकता। तो हकीकत ये है कि ये 27 लाख लोग वोट से वंचित कर दिए गए। बाद में धीरे धीरे स्टोरीज रिश्ती हुई आएंगी अगले कई महीनों तक। अरे बाबा रे, इसमें तो 70% सही थे, अरे ये तो 80% केस सही थे। हम सोचेंगे, देखेंगे, मुस्कुराएंगे, और तब तक बंगाल में सरकार बन चुकी होगी और सरकार बनाने वाला भी मुस्कुराएगा। चलिए, बहरहाल मकसद यही था कि वोटिंग के दिन जरा ये भी देखें कि जिन लाखों लोगों को मताधिकार के अधिकार से वंचित किया गया, वो आज उनके लिए, आज के वोटिंग के दिन का उनके लिए क्या मतलब है, और किस तरह से आज एक काला अध्याय लिखा जा रहा है वोटिंग के दिन ही लोकतंत्र के उत्सव के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी, बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।